देखिए, मैंने पहले वीडियो के अंदर मोशन इन 1D कवर किया था, अब यह है मोशन इन 2D। अब इसको मैंने छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप इससे रिवाइज कर लीजिएगा। और रिवाइज करते हुए ना आप पूरा रिवाइज मत करें, आप कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें, पहले एक बार खुद ट्राई कर लें। अगर आपसे हो जाए तो फिर उसका सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाए, इससे कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए जिस क्वेश्चन को आप खुद कर पा रहे हैं करिए ज़रूर, चाहे भले ही आपको आता हो, एक बार हाथ से उसको करिए ज़रूर रिवीजन के लिए, ठीक है। और जो आप खुद कर लें, आंसर मैच कर जाए, उसका सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पे देख लीजिए। जब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर थर्मो पहले करा दीजिए, मैं पहले करा दूंगा, 2D कंप्लीट हो गया, इसके बाद मैं थर्मो करा दूंगा। आपको कोई टॉपिक पहले करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दिया करें, मैं उस टॉपिक को पहले रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टू पार्टिकल्स A एंड B आर कनेक्टेड बाय ए रिजिड रॉड। हमारे पास दो पार्टिकल हैं, यह है पार्टिकल A, यह है पार्टिकल B, और ये दोनों कनेक्टेड हैं रिजिड रॉड से। ये रॉड है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूं बेटे, ये रॉड है आपकी, ये रॉड है, रिजिड रॉड, हार्ड रॉड है। तो हमारे पास दो पार्टिकल हैं जो रॉड से कनेक्ट हैं। आगे पढ़ते हैं। द रॉड स्लाइड अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। और ये रॉड क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, किसके ऊपर, परपेंडिकुलर रेल्स। रेल्स आप सपोर्ट से मतलब ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए ये दीवार है और ये फ्लोर है, ठीक है। इसको आप वॉल मान लीजिए, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। ये आ गया फ्लोर। आपकी रॉड जो है इन दो परपेंडिकुलर सपोर्ट पे चल रही। रेल का मतलब आप सपोर्ट से ले सकते हैं। आपने एक सपोर्ट इधर दीवार से दी है रॉड को, एक दी है फ्लोर से, और रॉड स्लाइड कर रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है इस तरह से, जैसे ये दीवार है, ये फ्लोर है, और मैं ऐसे इस मार्कर को, पेन को रख दूं ऐसे और स्लाइड करता रहूं, इस तरह से स्लाइड करता रहूं ऐसे, इस तरह से। उससे क्या है, पॉइंट बी नीचे आता रहेगा, पॉइंट पे इधर जाता रहेगा, और ये एंगल ये भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। दोबारा देख लीजिए, ये पेन है इस तरह से, ये मैं इस तरह से स्लाइड कर रहा हूं, इस तरह से हाथ मोड़ रहा हूं, इस तरह से ऐसे। पेन थोड़ा सा छोटा हो गया साइज में, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है इस तरह से, यहां दीवार है, यहां फ्लोर, और मैं अपने हाथ को इस तरह स्लाइड करता चला जाऊं, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपका ये रॉड स्लाइड करेगा, ठीक है। इस स्लाइडिंग की वजह से आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए इधर जाएगा विथ सम स्पीड वी ए, और ये पॉइंट नीचे आएगा विथ सम स्पीड वी बी ए आपका, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द राइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ए की वेलोसिटी राइट की तरफ है और कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा 60। बी की वेलोसिटी बताएं उस समय जब अल्फा 60 हो, क्योंकि एंगल लगातार बदल रहा है। जब रॉड स्लाइड करेगी तो लगातार एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो अब आपको उस समय बताना है जब ये अल्फा 60 के बराबर हो। अगर ये अल्फा 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये रहा आपका, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट रिलेशन। दो वेलोसिटी को आपस में रिलेट करना है। एक देखिए, अगर दो पॉइंट आपस में कनेक्ट हैं, अगर दो पॉइंट आपस में कनेक्ट हैं, एक की वेलोसिटी पता है और दूसरे की वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो ऐसे रिलेशन को हम कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं। अलग अलग तरह से किया जाता है। आप इस तरह के क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। मैथमेटिकली कर सकते हैं, मैथमेटिक्स यूज करके, और आप डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। 5-6 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। मैं आपको बस एक बता रहा हूं जिससे आपका काम चलेगा। देखिए ये तरीका ये है कि आप
टेंशन डॉट वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। कहां पर? जो पॉइंट मूवेबल है, जैसे यहां पे पॉइंट ए मूव कर रहा है, यहां पॉइंट बी, जितने पॉइंट मूवेबल हैं उस पॉइंट पर आप टेंशन डॉट वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उन सबको ऐड कर देंगे और उनका सम बराबर कर देंगे 0 के। ठीक है, अब ये मेथड कहां से आया, उसके डेरिवेशन में हम नहीं जा सकते अभी, वो क्लास की थ्योरी में कर सकते हैं। तो बॉडी में जितने भी पॉइंट मूवेबल हैं, हर पॉइंट पर टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है और सारे मूवेबल पॉइंट पर लेकर उनका सम क्या कर देना है 0। जैसे मैं करके दिखाता हूं, चलिए देखिए, यहां पर पॉइंट ए पर देखते हैं बेटा। पॉइंट ए पर यहां पर वेलोसिटी ये रही, ये रही, और रॉड में टेंशन कहां होती है? अलोंग द रॉड। इसमें टेंशन हो गई, ये रॉड की टेंशन रॉड के अलोंग होती है, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री, क्योंकि टोटल आपको पता है 180 डिग्री होता है। तो बताओ टेंशन और वेलोसिटी में डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? टी वी कॉस 120। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टी डॉट वी का फॉर्मूला होता है टी वी कॉस थीटा। यह आपने क्लास में पढ़ा होगा बेटे। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस थीटा। मैंने वही लगाया बेटे, टी वी और बीच का कॉस थीटा प्लस, इधर आ जाइए, यहां पे आ जाइए बी पॉइंट पर। अभी आपने ए पॉइंट पर डॉट प्रोडक्ट निकाला है, अब बी पॉइंट पे निकालेंगे। रॉड की टेंशन रॉड के अलोंग होती है ऐसे, ये टी है और ये वी बी है नीचे, बीच का एंगल है 30, तो ये डॉट प्रोडक्ट आएगा टी वी बी कॉस 30। ये पॉइंट बी पे निकाल लिया। और कहां कहां निकालना है? वहां पर जो मूवेबल हो, यहां पे दो ही पॉइंट मूवेबल हैं, दो ही जगह निकालना, और इनका सम क्या कर देंगे आप? 0। अब इधर आ जाइए, टी इंटू 10, कॉस 120 की वैल्यू -½ होती है, टी इंटू वी बी कॉस 30 होता है √3/2 = 0। कॉमन ले लीजिए, आप t/2 कॉमन ले सकते हैं, यह आएगा -10 प्लस √3VB = 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब उनमें से कोई एक 0 हो। टेंशन तो 0 हो नहीं सकता, ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 कर दो। अब क्या आ जाएगा? बस अब आंसर आएगा हमारा, -10 उधर ले जाइए, तो यहां से VB आ गया बेटे 10/√3, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा उससे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा बेटे, ये आएगा 5.8। √3 1.7 है ना बेटे, 10 को 1.7 से डिवाइड करोगे तो 5 से हल्का सा ज्यादा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये 5.8 अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, चेक कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में 2-3 बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आपको लगे दो पॉइंट कनेक्टेड हैं, एक की वेलोसिटी पता है, दूसरे की निकालनी है, तो ऐसे कर लिया करो। क्या करना है? जितने पॉइंट मूवेबल हैं हर एक पे टी डॉट वी का डॉट प्रोडक्ट निकालो और उनका सम क्या कर दो? 0 कर दो। अच्छा, ये आपको वेलोसिटी देगा, हो सकता है वो एक्सेलरेशन पूछे, तो कोई नहीं, सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन में लगेगा, वो लगेगा टी डॉट ए का सिग्मा 0, फिर आप डॉट प्रोडक्ट लेना टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। सेम फॉर्मूला जो वेलोसिटी के साथ है, ऐसे ही फॉर्मूला एक्सेलरेशन में लग जाता है। अच्छा, मैंने अपना एक तरीका बताया आपको, मगर और भी तरीके हो सकते। हाँ, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। लेकिन हाँ, एक मेथड मैं थोड़ा सा वार्निंग दूंगा, कुछ जगहों पर ये मेथड कर रखा है, मैं करके दिखाता हूं। कुछ किताबों ने क्या कर रखा बेटे, वो नॉन स्टैंडर्ड बुक्स हैं सब, उन लोगों ने इसको कैलकुलस से करने की कोशिश की है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने इसको y कोऑर्डिनेट कहा, इसे x कोऑर्डिनेट और इसे थीटा कहा, ये ठीक है।
और उन्होंने इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसमें कोई बुराई नहीं है। कैलकुलस एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जो वैलिड है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डिस्टेंस को y कह दिया, जो कोई गलत बात नहीं है। इस डिस्टेंस को x कहा और फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया y बाई एक्स। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। x को उधर वो ले गए, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा। यहां तक सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उन्होंने इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यह आ गया dy बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी tan थीटा। अब यह गलत स्टेप है। क्यों? आपने y को डिफरेंशिएट किया, x को क्या? थीटा को कौन करेगा भाई? हर वेरिएबल का डिफरेंशियल करना पड़ता है। आप कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, वेरिएबल का तो करेंगे। जब ये रॉड मूव करेगी तो बेटा ये जो पॉइंट ए है ये धीरे धीरे इधर जाएगा, ये पॉइंट बी धीरे धीरे नीचे आएगा और ये थीटा ये लगातार चेंज होगा। तो आपका पॉइंट ए मूव कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वेरिएबल है, आपने उससे डिफरेंशिएट किया, बहुत बढ़िया किया। आपका पॉइंट बी नीचे आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, आपने उसको भी डिफरेंशिएट किया। तो थीटा भी तो वेरिएबल है बेटा, उसे कैसे आपने छोड़ दिया? आपने थीटा को डिफरेंशिएट ही नहीं किया है। अब आंसर तो गलती आएगा। अब उन किताबों ने क्या कर रखा है, डी वाई बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी इन वाई, और वाई में वेलोसिटी किसकी थी? बी की, तो उसको रख दिया वी बी। डी एक्स बाई डी टी का मतलब वेलोसिटी इन एक्स, और एक्स में किसकी वेलोसिटी थी? ए की थी, जो कि 10 था, यहां रख दिया वेलोसिटी ए। अब उन्होंने सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी बेटा। वी ए को 10 पुट किया, थीटा को 60, तो यह आंसर आ गया 10√3 यानी कि 17.3। अब बेटे ये तो बिल्कुल गलत सॉल्यूशन है, गलती मैंने बता दी है, यहां से ये गलत है, इसे मत लगाना। आप, मैं कैलकुलस लगाने को मना नहीं कर रहा हूं, मगर आप कैलकुलस लगा रहे हैं तो प्रॉपरली लगाएंगे ना बेटे। फिर आप कैलकुलस के अंदर अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं तो तीनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को थीटा को भी तो करो, तभी तो आंसर सही आएगा। ऐसा तो गलत आंसर आ जाएगा आपका। तो कुछ नॉन स्टैंडर्ड बुक्स ने ऐसा कर रखा है, ये गलत तरीका है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलस लगानी थी तो और तरीका यूज कर लेते, और तरीके इसी को कर लो। जैसे तुमने yx को डिफरेंशिएट किया है, थीटा को और कर देते, बात खत्म हो जाती। तो प्लीज इस मेथड को मत लगाना, ये गलत मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया है और वाई, इसका मतलब पार्टिकल 2D में चल रहा है, एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। पहले एक्स को देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है 5t - 2t² और वाई कोऑर्डिनेट है 10t। हम पहले एक्स को सॉल्व करते हैं। हम एक्स को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 5 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, 2 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशियल 2t। dx बाई डी टी किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी इन x, तो यहां से vx आ गया 5 - 4t। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। 5 का डिफरेंशियल 0 है, 4 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, तो यह आ गया एक्सेलरेशन इन x। तो x का एक्सेलरेशन आ गया -4। तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -4 है। माइनस का मतलब नेगेटिव x में एक्सेलरेशन। अब y को करते हैं। y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल 1, ये क्या मिल गया? वेलोसिटी इन y आ गई। अब एक बार और करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो 10 का डिफरेंशियल 0 होता है, तो एक्सेलरेशन इन y कितना आ गया? 0, यानी कि y में कोई एक्सेलरेशन नहीं। अगर y में एक्सेलरेशन है ही नहीं तो जो x का एक्सेलरेशन है वही टोटल हो गया। तो बताओ टोटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? -4। ऑप्शन सी आ गया, चेक कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है
और उसका पोजीशन वेक्टर ये दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये सर्कल की इक्वेशन है। कौन सा सर्कल? यूनिफॉर्म सर्कल की इक्वेशन। ये साइन, एक फंक्शन साइन का, एक कॉस का विद आई जे, ये आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है सर्कल को रिप्रेजेंट करने का। तो क्योंकि क्लास में हम पढ़ते हैं ये वाली इक्वेशन, तो उससे कंपेयर करके देख सकते हैं। जब एक फंक्शन साइन का हो, एक कॉस का विद आई जे, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब क्योंकि सर्कल की इक्वेशन है, तो इसमें ये जो साइन कॉस का कोफिशिएंट होता है बेटे, ये होता है रेडियस, और अंदर टी का कोफिशिएंट जो होता है ये ओमेगा होता है। और आप देख सकते हैं ओमेगा 2 पाई है। रेडियस यहां पे कितना है? रेडियस 4 है, और जो ओमेगा दिया है वो है 2 पाई। ओमेगा कांस्टेंट है 2 पाई, और ओमेगा और वी अगर कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। आपका पार्टिकल सर्कल में चल रहा है क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल की है, और सर्कल में वो यूनिफॉर्म सर्कल में चल रहा है क्योंकि इसका ओमेगा कांस्टेंट दिया है। अब ये सब थ्योरी क्लास में हम पढ़ते हैं। आगे R इज इन मीटर, T इज इन सेकेंड, IJ डिनोट, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट क्या है? एक्सेलेरेशन इज अलोंग -r। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आपको पता है रेडियस क्या होता है? फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस। जो रेडियस होता है बेटे, ये मेजर होता है सेंटर से। रेडियस होता है फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, ठीक है? ये रेडियस मार्क करने का तरीका। और क्योंकि आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल में चल रहा है, तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कल में एक ही एक्सेलेरेशन होता है, और वो होता है सेंट्रीपिटल, जो होता है टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप देख सकते हैं रेडियस क्या है? फ्रॉम सेंटर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप देखो रेडियस मेजर होता है सेंटर से अवे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। दोनों अपोजिट हैं, तो सही कह रहा है। एक्सेलेरेशन आर के अलोंग नहीं होगा, -r के अलोंग होगा। एक्सेलेरेशन -r के अलोंग का मतलब है कि ए का डायरेक्शन आर के जस्ट अपोजिट है। सही कह रहा है। आर अवे फ्रॉम सेंटर मेजर होता है, फ्रॉम सेंटर टू सरकमफ्रेंस, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर मेजर होता है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम मार्क नहीं करेंगे, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज v²/r। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है, ये भी ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v पूछ रहा है। आपको पता है v किसके बराबर होता है? ओमेगा इंटू आर। ओमेगा 2 पाई है, r 4, तो v हो गया बेटा 8 पाई। v लीनियर स्पीड 8 पाई मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है 8, ये गलत है। पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कल ऑफ रेडियस 4, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया बेटे? सी हो गया, सी ऑप्शन। मैं आपसे पहले भी कह रहा था सर्कल की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इस तरह के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं पास्ट में। इस क्वेश्चन में कहा गया है ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी कि वेलोसिटी x में भी है और y में भी, हैज एक्सेलरेशन 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। अब देखिए, आपको भले ही स्पीड चाहिए, मगर इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में होती है। पहले वेलोसिटी आएगी, बाद में आप उसे स्पीड में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पीड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी। फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस एक्सेलरेशन गिवन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इनटू डेल्टा टी क्या है? 10। भाई शुरू का टाइम दिया नहीं, हमने 0 मान लिया, और आपको फाइनल टाइम दिया है 10, तो 0 से 10 का टाइम इंटरवल क्या हो गया? 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस
10 को अंदर मल्टीप्लाई करें यहां से, 0.4 क्या बन जाएगा 4i कैप। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें 0.3 से क्या बनेगा 3j कैप। अब 4i कैप प्लस 3i कैप क्या हो गया 7i कैप। 4j कैप प्लस 3j कैप क्या हो गया 7j कैप। वेलोसिटी आ गई आफ्टर 10 सेकेंड। अब क्योंकि आपको स्पीड चाहिए तो बेटे स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ये स्पीड बन जाएगी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आ गया 7√2 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लीजिए, आंसर आ गया ऑप्शन बी, ऐसे आ गया। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं एट सम एंगल। जब हम किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल मूवमेंट करता है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। तो लेट अस से हमने एक पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, तो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। क्लास में पढ़ाया जाता है कि मैक्सिमम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी किस में हो जाती है, एक्स में हो जाती है। वेलोसिटी कितनी हो जाती है, एक्स में। हाईएस्ट पॉइंट पे क्लास में पढ़ते हैं वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाता है, 0। ये क्लास की थ्योरी में हम पढ़ते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टिव में वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचता है। और क्लास में यह भी पढ़ाया जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। जितना पहले था एक्स कंपोनेंट आज भी उतना ही होगा। इस समय वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यू थीटा एंगल पे एक्स कंपोनेंट कितना देगा, यू कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट कितना होगा, यू साइन थीटा। कंपोनेंट थ्योरी में हमें कंपोनेंट लेना सिखाया जाता है। अगर इनिशियली एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा है तो अभी भी एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा ही होगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्योंकि 0 हो जाता है तो यही टोटल वेलोसिटी होती है। अब इसी के बारे में बोलता है, देखो क्या बोला उसने, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट की जो स्पीड है वो हाफ है किसके, इनिशियल स्पीड के। यानी कि ये वैल्यू जो है u cos थीटा वो 1/2 टाइम्स है u के, यानी कि cos थीटा हाफ के बराबर है। और cos थीटा हाफ तब होता है जब थीटा 60 डिग्री हो। इसका मतलब आपने पार्टिकल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। क्या पूछा है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यही तो पूछा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। और बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा।